हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को जारी रख रहे हैं। तो देखिए, पाठ शुरू करने से पहले, ये वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना ये बता दूं कि मैंने जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जो कि बच्चों की शिकायत रहती है कि इतने बड़े ना लिखें। देखिए, हिस्ट्री में हमने जितना लिखा है ना, ये अपने नंबरों के हिसाब से बहुत कम है। तो आप इसको, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा है, तो आप उसमें से कोई 5 लाइनें छांटें और उसका उत्तर बना दें। तो छोटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मैंने तो आपको ज़्यादा मटेरियल दिया है ताकि आप उसमें से 5 लाइनें छांट दें, और अगर मैं दूं ही 3 लाइनें तो आप क्या याद करोगे और क्या आपको याद रह जाएगा। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो आप उसमें से कोई भी 5 पॉइंट छांटिए और उसको भी उत्तर बना सकते हैं। ये तो काम आसान हो जाएगा ना। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो देखिए, लोगों ने क्या किया, यूरोप के, खास तौर से यूरोप के देशों ने क्या किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उस राष्ट्र को किसी व्यक्ति का रूप दे दिया, और व्यक्ति में भी खास तौर से महिला का रूप दे दिया, जिसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ती चली गईं। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के में जो कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को कुछ ऐसे ही चित्रित किया, यानी उनको खास तौर से नारी भेष में प्रस्तुत किया और एक व्यक्ति का रूप बनाते हुए उसको नारी का रूप दे दिया गया। नारी का रूप इसलिए दे दिया गया कि अक्सर नारी के साथ जो है हमारी भावनाएं, जो हम भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो लेकिन ये जो है असल जीवन में कोई महिला नहीं थी, ये सिर्फ एक रूप था। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। कहने का मतलब ये था कि अब राष्ट्र को नारी की छवि से जाना जाने लगा। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। फिर इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। तो देखिए किस तरह से फ्रांस में जो देश को एक लेडी का रूप दिया गया जिसका नाम मारियाना रखा गया, और इसने ही जन राष्ट्र के विचार को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को उससे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसी तरह जो जर्मन राष्ट्र की रूपक थी वो थी जर्मेनिया। और अगर हम इसकी तुलना अपने देश से करें तो आप देखिए, हमारे देश को भी तो एक नारी का ही रूप दिया गया, तभी तो हम कहते हैं भारत माता। और क्योंकि माता का रूप दिया गया तो उससे तो हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। अगर कोई भी हमारे देश का अपमान करेगा तो फिर वो बच नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको माता का रूप दिया गया। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। यानी जितने भी राजनीतिक संगठन थे उन्होंने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का फैसला लिया और फिर उसके लिए उसके पक्ष में मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यानी एक फ्रैंकफर्ट संसद बनाई गई जिसमें 1848 में, जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, उन्होंने जाके फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी अब जर्मन में संविधान द्वारा शासन चलाने की तैयारी की गई। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी राजा तो था लेकिन वो संसद के अधीन रहकर ही कार्य करेगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा
फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो इससे क्या हुआ कि जहां कुलीन और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी अब कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो देखा आपने किस तरह से संसद बनी भी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसका जो आधार था वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि संसद में मध्य वर्गों का ही बोलबाला ज़्यादा था, तो उन्हीं की बात सुनी जाती थी। इसलिए मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया गया, जिससे संसद जो है उनका समर्थन खो बैठी। तो अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो ये परिणाम हुआ फ्रैंकफर्ट संसद का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा। देखिए, महिलाओं का योगदान तो हर राष्ट्रवादी आंदोलन में रहा है। वो बात अलग है कि उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए और उनके अधिकारों को लेने के लिए उन्हें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, और ऐसा भी यहाँ पर भी यूरोप के देशों में भी ऐसा ही हुआ था। जैसे महिलाओं के योगदान में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राजनीतिक संगठन का निर्माण, यानी महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए और उनका निर्माण किया। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कि समाचार पत्रों का प्रकाशन। इस बीच उन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया, समाचार पत्रों में अपनी बात लिखी, जिसके जरिए वो अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचा पाने में सफल हुए। फिर तीसरा था कि मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। उन्होंने वोट डालने की पावर, जो मत अधिकार के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। फिर भी वो बात अलग है कि उन्हें इस फ्रैंकफर्ट संसद में तो मताधिकार से वंचित रखा गया। इसके अलावा बहुत सारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसमें राजनीतिक बैठकों में, प्रदर्शनों में इन महिलाओं ने बहुत हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी कमोबेश उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रतीकों का अर्थ। देखिए, प्रतीक जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से लोग भावनात्मक रूप से देश के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही यूरोप के देशों में भी हुआ। बहुत सारे प्रतीक वहाँ पर जैसे मूर्तियाँ बनाई गई और उनके ऊपर भी कुछ प्रतीक चिन्ह लगाए गए, जिनका अपना अपना अलग अलग महत्व था। तो अब हम इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो प्रतीक चिन्ह क्या थे और उनका क्या महत्व था। जैसे पहला प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियाँ। इसका मतलब क्या होता था? आज़ादी मिलना, यानी इसको इस चीज़ से दिखाया जाता था। फिर बाज छाप वाला कवच, जिसपे बाज बना होता था, तो वो था जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, उसके लिए वो इस चिन्ह का यूज़ करते थे। फिर है बलूत पत्तियों का मुकुट। ये इम्पॉर्टेंट भी है। बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वो वीरता का प्रतीक था। फिर तलवार का जो प्रतीक चिन्ह था वो दिखाता था मुकाबले की तैयारी को। इसके बाद तलवार पे लिपटी जैतून की डाली, ये क्या दिखाती थी? शांति की चाह। यदि यूरोप का कोई राष्ट्र ऐसा कोई चित्र बनाता था तो इसका मतलब वो शांति चाहता है। फिर इसके बाद था कि काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा हुआ करता था, उसका प्रतीक था। और आखिरी में है कि उगते सूर्य की किरणें, यानी उगते सूर्य की किरणों का प्रतीक जहाँ जहाँ दिखाया जाता था तो इसका मतलब होता था कि एक नए युग की शुरुआत। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वे कोई व्यक्ति हों। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल में कोई जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था, यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, और इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। तो यही समझाया गया कि किस तरह से जो राष्ट्र की एक अमूर्त कल्पना है उसको एक रूप दिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। जैसे कि अभी अभी हमने चर्चा भी की थी। तो
राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा। जैसे पहला है कि राजनीतिक संगठन का निर्माण। राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। फिर दूसरा है कि समाचार पत्रों का प्रकाशन। महिलाओं ने बहुत सारे समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। तीसरा है मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। महिलाओं ने मताधिकार प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष किया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के जो चुनाव थे उसके दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। फिर चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए बहुत सारी राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। फिर तीसरा प्रश्न है फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया, यानी उसको बनाने का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, यानी वहाँ पर जाके वो बैठे और काम शुरू किया उन्होंने। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। फिर जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया। चौथा और आखिरी प्रश्न है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो उत्तर है कि जब एक अमूर्त विचार एक व्यक्ति या वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है तो उसे प्रतीक कहा जाता है। प्रतीक किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में तो अभिव्यक्त करना आसान है प्रतीक के द्वारा, लेकिन किंतु एक राष्ट्र को चेहरा देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बहुत सारे प्रतीक चिन्हों के माध्यम से राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्यों को अभिव्यक्त किया गया। ये प्रतीक चिन्ह और उनका महत्व निम्नलिखित है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है? टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका मतलब आज़ादी मिलना। फिर दूसरा है बांस छाप वाला कवच, इसका मतलब जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। तीसरा है बलूत पत्तियों का मुकुट, इसका मतलब है वीरता। चौथा है तलवार यानी मुकाबले की तैयारी। और पांचवा है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली यानी शांति की चाह। फिर है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, इसका मतलब था, इसका महत्व था कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का वो झंडा था। और उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।